नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, हम अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली के मॉडल पर चर्चा कर रहे थे। ओलिगोपोली के मॉडल पर चर्चा करते समय हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में सबसे पहले हमने अल्पाधिकार बाजार के विविध स्वरूपों पर चर्चा की, ओलिगोपोली मॉडल के विभिन्न रूपों पर चर्चा की कि ओलिगोपोली कितने प्रकार का हो सकता है। उसी समय हमने अल्पाधिकार की विशेषताओं पर भी चर्चा की। कल के लेक्चर में हमने आपसे बात की कि किस तरह से कम लागत वाली फर्मों के नेतृत्व में कीमत का निर्धारण फर्में करती हैं। मित्रों, आज हम अल्पाधिकार के कलुशिव ओलिगोपोली यानी उन मॉडलों पर हम चर्चा कर रहे हैं जिनमें समझौते हो जाते हैं, चाहे वो अलिखित हो या फिर मौखिक हो। मित्रों, हम आपसे कहना ये चाहते हैं कि जब भी आप ओलिगोपोली के कलुशिव ओलिगोपोली मार्केट को आप पढ़ते हैं तो उसमें 2 तरह के मॉडल होते हैं। पहले मॉडल को आप क्या बोलते थे कि कीमत नेतृत्व मॉडल यानी प्राइस लीडरशिप मॉडल। दूसरे को आप क्या बोलते हैं? दूसरे को आप बोलते हैं कार्टेल। मित्रों, जब कीमत नेतृत्व मॉडल हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 तरह के देखे कि 2 तरह के मॉडल होंगे। पहले ही दिन हमने अल्पाधिकार में जब देखा, हमने कहा 2 तरह के मॉडल हो सकते हैं। पहला वाला जो मॉडल होगा वो कम लागत के आधार पर कीमत नेतृत्व होगा। दूसरा मॉडल में कौन सा देखा था? दूसरा मॉडल हमने देखा कि प्रधान फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व हो सकता है ना, जो डोमिनेंट फर्म है उनके द्वारा भी प्राइस लीडरशिप हो सकती है। कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में हमने इसमें से पहली बात देख ली थी कि किस तरह से अगर कोई फर्म कम लागत वाली है तो वह अल्पाधिकार बाजार में दूसरी फर्मों को प्रभावित करती है, जिसकी वजह से केवल और केवल न्यूनतम लागत वाली फर्म अपना लाभ अधिकतम करने में सफल होती है, जबकि अल्पाधिकार बाजार में जो दूसरी फर्में हैं उसके साथ में वो क्या करती हैं? वो कम लागत वाली फर्म की कीमतों को स्वीकार कर लेती हैं और बाजार मांग के अनुसार उत्पादन कार्य को करती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई प्रधान फर्म कीमत नेतृत्व करती है और किस तरह से जो दूसरी फर्में हैं या जो दूसरी लघु फर्में हैं वो अपना रिएक्शन या किस तरह से प्रतिक्रिया करती हैं। आइए देखते हैं। प्रधान फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व है ना, प्राइस लीडरशिप ड्यू टू, या फिर आप कह लीजिए प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म एक मिनट रुक जाइए। प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म यानी किस तरह से जो प्रधान फर्म है वो कीमत का नेतृत्व करेगी। आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आपके मन में आएगा कि प्रधान फर्म कौन सी फर्में होती हैं या प्रधान फर्म किस तरह की फर्म है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि प्रधान फर्म जो होती है वो फर्म जिसकी बाजार मांग में सबसे अधिक हिस्सेदारी है, यानी जो अपनी सर्वाधिक आपूर्ति अल्पाधिकार बाजार में कर रही है। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? इसका मतलब ये निकलेगा कि जो भी प्रधान फर्म होगी वो जो दूसरी फर्में होंगी या जो दूसरी लघु फर्में होंगे उनसे उनकी तुलना में प्रधान फर्मों की जो मांग होगी वो अधिक होगी। देखिए, सबसे पहले आपने प्रधान फर्म के बारे में क्या जाना? प्रधान फर्म कैसी फर्में हैं? प्रधान फर्म वे फर्में हैं या वह फर्म है जिसकी मांग दूसरी लघु फर्मों की तुलना में अधिक है, यानी प्रधान फर्म की के लिए जो वस्तु की मांग होगी वो अधिक होगी लघु फर्मों की मांग से, लघु फर्मों की वस्तु की मांग से। ठीक है, इसमें आप 2 मान्यताएं लेते हैं। पहली मान्यता क्या लेते हैं?
पहली मान्यता आप लेते हैं कि जो प्रधान फर्म है, जो भी प्रधान फर्म है, उसको क्या होगा, बाजार मांग की पूर्ण जानकारी होगी। बाजार मांग की पूर्ण जानकारी यानी फुल नॉलेज किसको होगी, प्रधान फर्म को बाजार मांग की पूर्ण जानकारी होगी। दूसरी चीज आप क्या लेंगे, प्रधान फर्म को ही लेके लेंगे क्या, कि प्रधान फर्म लघु फर्मों की मार्जिनल कॉस्ट वक्र को या मार्जिनल कॉस्ट वक्रों को जानता है। यानी वह जानता है कि कोई भी लघु फर्म है उसकी सीमांत लागत वक्र किस प्रकार का होगा या मार्जिनल कॉस्ट उसको कितनी आएगी। ठीक है, देखिए मार्जिनल कॉस्ट वक्रों को प्रधान फर्म जानती है, किसके किसके मार्जिनल कॉस्ट वक्रों को जानती है, लघु फर्मों के। ठीक है, लघु फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट वक्रों को, सीमांत लागत वक्रों को प्रधान फर्म जानती है। और जब प्रधान फर्म मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत वक्रों को जानती है तो इनका क्या करती है, वो क्षैतिज योगीकरण, क्षैतिज योगीकरण यानी हॉरिजॉन्टल एडिशन, क्षैतिज योगीकरण करेगी। और उसके आधार पर वह यह पता करने का प्रयास करती है कि जो लघु फर्में होती हैं वो विभिन्न कीमतों पर कितनी मात्रा की आपूर्ति करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? देखिए बहुत ही आसान सी बात है, दो मान्यताएं आपने ली। पहली मान्यता आपने क्या ली कि जो प्रधान फर्म है उसको बाजार मांग की पूर्ण जानकारी है, जो भी वस्तु है उससे संबंधित जो मांग है उसकी पूरी जानकारी है। दूसरी बात हमने क्या कहा, जो प्रधान फर्म है उसको क्या जानकारी है, लघु फर्मों के मार्जिनल कॉस्ट वक्रों को वो जान रही है। और जब वो जान रही है तो किसी भी कीमत पर यानी विभिन्न कीमतों पर लघु फर्मों के द्वारा बाजार मांग की कितनी आपूर्ति की जाएगी यह भी वह अनुमान लगा लेती है। और जब वो अनुमान लगा लेगी तो वो क्या करेगी, मार्जिनल कॉस्ट वक्रों के आधार पर इनकी आपूर्तियों का क्षैतिज योगीकरण करेगी। और जब वो क्षैतिज योगीकरण करेगी तो इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितनी कीमत पर कितनी आपूर्ति लघु फर्में कर सकती हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब आइए आप इसको डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे या किस तरह से इसको देखेंगे उस पर चर्चा की लेते हैं। तो बातें आपको पता हो गई कि प्रधान फर्म क्या करेगी, कीमत नेतृत्व करेगी और मात्रा किस तरह से निर्धारित होगी वो भी प्रधान फर्म पर ही निर्भर है। आइए इसको डायग्राम में देखते हैं कि किस तरह से आप इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए मान लीजिए कि जो लघु फर्म है उसका हम सबसे पहले रेखा चित्र बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप मात्रा को दिखाएंगे और यहाँ पे आप किसको दिखाएंगे, कीमत को दिखाएंगे। अब आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक बाजार मांग वक्र बनाएंगे। ये मान लीजिए आपका बाजार मांग वक्र हो गया, इसको आप किससे दिखा दीजिए, डी से दिखा दीजिए, डी डैश। ये क्या है, बाजार मांग वक्र है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, अब आप लघु फर्मों के आपूर्ति वक्र को बनाएंगे। ये जो आपूर्ति वक्र है वो किसका है, लघु फर्मों का है। मान लीजिए आप इसको एस से दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए बाजार मांग वक्र क्या है, डी डैश है। बाजार की मांग वक्र को लेकर जो लघु फर्मों का आपूर्ति वक्र है वो क्या है, वो मान लीजिए एस है। देखिए जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे वहां पर क्या होगा, मांग और आपूर्ति एक दूसरे के बराबर, कीमत और मात्रा का निर्धारण हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कितनी मात्रा निर्धारित हो रही है, OQ1 के बराबर, OQ1 के बराबर मात्रा निर्धारित हो रही है। कीमत कितनी रख रहे हैं, वो कीमत रख रहे हैं वो OP1। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए, ये बाजार मांग वक्र है, ये लघु फर्मों का आपूर्ति वक्र है।
जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ हमें संतुलन का बिंदु प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए संतुलन का बिंदु ई है, यहाँ पर लघु फर्में या फिर कितनी आपूर्ति कर रही हैं, OQ1 के बराबर, और कीमत कितनी है, OP1 के बराबर है। दूसरा जो आप चित्र बनाएंगे, साथ में ही बगल में दूसरा जो चित्र बनाएंगे वो आप बनाएंगे प्रधान फर्म को लेकर, कि प्रधान फर्म किस तरह से प्रतिक्रिया करेगी। मान लीजिए प्रधान फर्म का है रेखा चित्र, ठीक है। ये इधर आप मात्रा दिखाएंगे, इधर आप कीमतों को लेंगे। देखिए इसके साथ में जब आप चलते जाएंगे तो आप क्या पाएंगे, यहां पर भी OP1 प्राइस हो गया। पूरी की पूरी आपूर्ति कौन कर रहा है, लघु फर्में कर रही हैं। ऐसे में जो प्रधान फर्म के द्वारा मात्रा कितनी बेचेगा, शून्य मात्रा की आपूर्ति करेगा। तो आपूर्ति कितनी है, शून्य है। यहाँ पर देखिए OP1 कीमत पर हमने मान लिया कि वो कोई आपूर्ति नहीं कर रही है प्रधान फर्म। आइए अब देखते हैं कि अगर कीमत घट जाती है, मान लीजिए कीमत घटकर कितना हो गया, OP2 हो गया। जब कीमत OP2 हो गई तो देखिए कि क्या स्थिति उत्पन्न होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कीमतें घट गई, OP2 हो गई। कम कीमत पर क्या हो रहा है, OQ2 डैश और OQ2। देखिए कीमतें OP2 हैं, कुल आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कुल आपूर्ति कितनी होनी चाहिए, कुल आपूर्ति इनकी कितनी हो गई घटकर, लघु फर्मों की, OQ2। लेकिन बाजार की कुल मांग कितनी है, OQ2 डैश। ऊपर अगर आप देखने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए इसको मैं A से दिखा देता हूं, इसको मैं B से दिखा देता हूं। देखिए आपूर्ति यहां से क्लियर समझ में आएगी कि अगर कीमत OP2 हो जाती है तो आपूर्ति लघु फर्मों की कितनी है, P2B के बराबर, जबकि मांग कितनी है, P2A के बराबर है। ये पूरा मांग है P2A। ऐसे में कितनी मांग शेष रह जा रही है, मांग आपकी शेष रह जा रही है BA के बराबर। ये BA के बराबर मांग शेष रह जाती है। इसकी आपूर्ति कौन करेगा, तो इसकी आपूर्ति करेगा प्रधान फर्म। यानी प्रधान फर्म कितनी आपूर्ति करेगा, यहाँ से अगर आप ऐसे अनुमान लगाना चाहें तो P2 कीमत पर जो प्रधान फर्म होगी वो आपूर्ति करेगी लगभग, मान लीजिए यहाँ पे A डैश, मान लीजिए A डैश बिंदु पर। इसी तरह से अगर कीमतें घटकर P3 हो जाएं, मान लीजिए कीमत को हमने घटा दिया, P3 हो गई, P3 पर क्या स्थिति मिलेगी, सेम इसी तरह से। देखिए इसको आप पॉइंट C मान लीजिए, और यहाँ पर जहाँ पर सप्लाई कर कोई लाइन काट रही है उसको आप मान लीजिए पॉइंट D। अब आप क्या पाएंगे, अब पाएंगे कि जो बाजार मांग है वो कितनी है, P3C के बराबर बाजार मांग है। लेकिन लघु फर्में कितनी आपूर्ति कर पा रही हैं इस कीमत पर, P3D के बराबर ही आपूर्ति कर पा रही हैं। तो ऐसे में जो बचा हुआ हिस्सा है D और C के बराबर, यानी DC के बराबर जो बचा हिस्सा है उसकी आपूर्ति कौन करेगा, उसकी आपूर्ति करेगी फर्म प्रधान है जो। यानी अगर आप इसको डॉट लाइन से मिलाएं यहाँ से तो आप पाएंगे कि इस तरह से कुछ है ना। यहाँ पे आप C डैश पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। जो ये DC है, DC के बराबर लाइन हमने यहाँ पे खींची, यहाँ पे कीमत आप यहाँ लिखते जाइए P2 P3, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, हमने कहा कीमत OP3 है, हमने यहाँ पे कहा जहाँ सप्लाई को एक लाइन काट रही है उसको D माना, और जहाँ पर ये डिमांड को कट कर रही है उसको हमने C मान लिया। हमने कहा जो बाजार मांग है वो P3C के बराबर है, जबकि जो लघु फर्मों के द्वारा आपूर्ति है वो P3D के बराबर है। ऐसे में जो बचा हुआ हिस्सा DC के बराबर है वो कौन उत्पादित करेगा, वो उत्पादित करेगी प्रधान फर्म। इसको आप नीचे लाइन में मिला लीजिए, और यहाँ से अगर आपूर्ति को यहाँ से आप करना चाहिए तो आप इसको Q3 डैश बता दीजिए, और इसको बता दीजिए ये आपकी क्या है, Q3 लाइन है। यानी अगर आप यहाँ नीचे से देख के कहना चाहें तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे जो सप्लाई है, जो सप्लाई है किसकी, लघु फर्मों की, वो OQ3 है, जबकि जो मांग है टोटल वो OQ3 डैश है। तो ऐसे में जो Q3 डैश है उसकी सप्लाई कौन करेगा, उसकी सप्लाई प्रधान फर्म P3C डैश के बराबर उत्पादन करके करती है। अब आप देखिए अगर कीमत P4 है, यानी यहाँ पे है कीमत, एक मिनट, अगर कीमत यहाँ पर है P4 है,
P4 का मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ पर देखिए OP4 पर सप्लाई कितनी हो जा रही है, शून्य हो जा रही है, कोई सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में जो बाकी बचा हिस्सा होता है, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है, मान लीजिए इसको आप क्या मान लीजिए, Q4 मान लीजिए। यानी अगर कीमत P4 है तो OQ4 मात्रा का उत्पादन कौन करेगा, प्रधान फर्म करेगी। क्यों? क्योंकि लघु फर्मों की आपूर्ति OP4 पर शून्य है, यानी कोई आपूर्ति वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसको डॉट लाइन से मिलाएं इधर देखिएगा, यहाँ कहीं मान लीजिए आपको D डैश पॉइंट मिल गया, ये D पॉइंट है, इधर D डैश पॉइंट है, ठीक है। तो आप क्या पाएंगे कि OP4 पर पूरी मात्रा का उत्पादन कौन कर रहा है, केवल और केवल प्रधान फर्म कर रही है। इन A डैश, C डैश, D डैश को अगर मिलाते हुए P1 को लेकर अगर हम एक लाइन खींचें, ये स्ट्रेट लाइन होगी, थोड़ा सा कर्व बन गया, इसको ठीक कर देता हूँ, इसको मिटा के, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे आपका था A डैश, यहाँ पर आपका था C डैश और यहाँ पर क्या था आपका D डैश, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। और ये स्ट्रेट लाइन किसको दिखा रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिखा रही है कि प्रधान फर्म की मांग रेखा मिल गई। यानी प्रधान फर्म की मांग रेखा क्या है, P1D डैश है। P1D डैश किसकी मांग रेखा है, प्रधान फर्म की मांग रेखा है। अब इसी के समानांतर या इसी AR रेखा को या P1D डैश रेखा को आधार मानकर आप प्रधान फर्म की MR रेखा को भी खींच सकते हैं। फिर से मैं आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो मैं क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहले हमने माना ये बाजार मांग वक्र है DD डैश, ठीक है। जो DD डैश है आपका वो बाजार मांग वक्र है, या आप इसको हाँ DD करके रख दीजिए। DD आपका क्या है, बाजार मांग वक्र है। हमने आपसे क्या कहा कि जो आपूर्ति हो रही है, जो आपूर्ति है किसकी, लघु फर्मों की, वो उसको हमने S से दिखाया है, ये आपूर्ति रेखा हो गई आपकी। जहाँ लघु फर्मों की आपूर्ति रेखा बाजार मांग को काट रही है, प्रच्छेद कर रही है, वहाँ हमने कहा संतुलन का बिंदु E है। ऐसे में जो कीमत निर्धारित हुई वो OP1 के बराबर हुई। मांग कितनी, मांग और आपूर्ति का संतुलन जब बना तो OQ1 आपूर्ति हो रही है, किसकी तरफ से, लघु फर्मों की तरफ से। हमने कहा अगर कीमतें कम हो जाएं, देखिए OP1 कीमत पर हमने ये भी बताया कि जो प्रधान फर्म है उसकी आपूर्ति शून्य है। फिर हम OP2 कीमत पर हमने देखा, हमने कहा OP2 कीमत पर OQ2 के बराबर जो लघु फर्में हैं वो उत्पादन करेंगी, शेष Q2 डैश मात्रा का उत्पादन कौन करेगा, प्रधान फर्म करेगी। फिर हमने कहा कि अगर कीमत घटकर OP3 हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो उत्पादन होगा किसका, लघु फर्मों का, जो आपूर्ति होगी उनकी वो घटकर OQ3 हो जाएगी। अब कितनी मात्रा मांग की रह गई है, Q3 डैश के बराबर। उसकी आपूर्ति कौन कर रहा है, उसकी आपूर्ति P3 पर देखिए कौन कर रहा है, P3 पर ये P3C डैश को लेकर हम कह रहे हैं कि इसकी आपूर्ति कौन कर रहा है, प्रधान फर्म कर रही है। फिर हमने कहा कि अगर कीमत और घटकर OP4 हो जाए, ऐसे में जो लघु फर्मों की आपूर्ति है वो शून्य हो जाएगी। और ऐसे में जो पूरा का पूरा मांग है, कितना मांग है, OQ4 के बराबर, वो कौन उत्पादित करेगा, वो उत्पादित करेगा प्रधान फर्म P4D डैश के बराबर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि बाजार मांग वक्र को इन्होंने ये प्राप्त कर लिया, किसने, प्रधान फर्मों ने अपनी बाजार मांग वक्र को प्राप्त कर लिया। अब ये प्रधान फर्म का मांग वक्र है, उसका ये सीमांत आगम रेखा है, MR रेखा है। अब देखिए अब जो भी प्रधान फर्म है वो अपने मार्जिनल कॉस्ट को जानती है कि कितना मार्जिनल कॉस्ट होगा हमारा। तो अगर उसकी मार्जिनल कॉस्ट रेखा को हम MC से ऐसे निरूपित करें, MC से हमने इसको निरूपित कर दिया, तो जो MC रेखा है वो जहां पर भी MR को काटेगी वहां पर संतुलन का बिंदु होगा, अधिकतम लाभ की स्थिति होगी, है ना। वहां पर क्या होगा, संतुलन की स्थिति होगी। MC हो गया ये आपका, मान लीजिए प्रधान फर्म की ये क्या है, MR रेखा है। प्रधान फर्म की क्या है, ये सीमांत लागत वक्र है, जहां MR इज इक्वल टू MC होगा। MC MR को नीचे से काटेगा
तो वहाँ पर आपको संतुलन का बिंदु मान लीजिए ई डैश मिल गया। अब जहाँ पर भी ये काट रहा होगा वहीं पे क्या होगा, मात्रा और कीमत का निर्धारण हो जाएगा। मान रेखा हो गई आपकी। मात्रा और कीमत का अगर आप निर्धारण करेंगे यहाँ पे तो आप क्या पाएंगे कि ये P2A डैश मात्रा का निर्धारण हुआ, यानी OP2 कीमत पर प्रधान फर्म OQ मात्रा का क्या करेगी, उत्पादन करेगी, आपूर्ति करेगी। यानी इस चित्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर मिला कि जो प्रधान फर्म है वो OP2 कीमत रख रही है और आपूर्ति कितनी कर रही है, OQ के बराबर कर रही है। इस चित्र में आप देखिए कि अगर लघु फर्में अपनी कीमत को, जहां उनका डिमांड और सप्लाई काट रहा है यानी ई बिंदु पर संतुलन में, अगर वो OP1 के बराबर कीमत रखेंगी तो क्या करेंगी, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर होने लगेंगी। यानी वस्तुओं को लेकर जो उपभोक्ता की लघु फर्मों के प्रति आकर्षित करने की क्षमता थी वो समाप्त हो गई। यानी अब क्या होगा, लघु फर्में कीमत अधिक रख रही हैं, प्रधान फर्में क्या कर रही हैं, जो डोमिनेंट फर्म्स हैं वो क्या कर रही हैं, कीमतों को कम रख रही हैं। ऐसे में क्या होगा, जो भी उपभोक्ता होगा वह लघु फर्मों की वस्तुओं का उपभोग करने के स्थान पर प्रधान फर्म की वस्तु की तरफ आकर्षित होगा। क्यों, क्योंकि प्रधान फर्म ने कीमत कम रखी है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में होगा ये कि लघु फर्में मजबूर हो जाएंगी, और जो मजबूर हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी, वो OP2 कीमत को ही जो प्रधान फर्म के द्वारा निर्धारित की गई है उसी को स्वीकार कर लेंगी। और जब वो OP2 कीमत को स्वीकार कर लेंगी तो देखिए वो आपूर्ति कितनी करेंगी, वो आपूर्ति करेंगी OQ2 के बराबर। OQ2 के बराबर लघु फर्में आपूर्ति करेंगी, जबकि जो शेष मात्रा है Q2 डैश, जो शेष मांग है Q2 डैश, वो किसके बराबर होगा, OQ के बराबर होगा, और उसकी आपूर्ति प्रधान फर्म के द्वारा की जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आपको? बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम एक बार फिर से इसको रिवीजन के रूप में देखें, हमने आपसे कहा कि एक प्रधान फर्म है और हमने प्रधान फर्म के बारे में आपसे क्या बताया कि जो भी प्रधान फर्म है उसको बाजार मांग की पूरी जानकारी है, साथ ही साथ वह जो भी लघु फर्में हैं उनके सीमांत लागत यानी MC वक्रों को जानता है। अच्छा, जब वो MC वक्रों को जानता है तो उनके क्षैतिज योगीकरण यानी हॉरिजॉन्टल एडिशन के आधार पर वो क्या करेगा, वो अपनी मांग रेखा का या उनकी आपूर्ति रेखा का निर्धारण कर पाता है या अनुमान लगा पाता है कि कितनी कीमत पर लघु फर्में कितनी आपूर्ति करेंगी। उसी को हमने यहाँ चित्र के माध्यम से समझाने का आपको प्रयास किया कि एक डिमांड रेखा है। डिमांड रेखा किसकी है, ये DD जो है वो मांग रेखा है बाजार की। आपूर्ति रेखा जो S है वो क्या है, वो लघु फर्मों की आपूर्ति रेखा है। जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर संतुलन का निर्धारण हो जा रहा है, उस संतुलन बिंदु को आप E कह रहे हैं। ऐसे में कीमत OP1 बनी और मात्रा OQ1 आपूर्ति हुई। ये पूरा का पूरा किसके बारे में था, लघु फर्मों को लेकर था। लेकिन जब प्रधान फर्म में क्या होगा, प्रधान फर्म के लिए क्या होगा, जब OP1 कीमत है, पूरी की पूरी आपूर्ति कौन कर दे रहा है, देखिए बाजार मांग, और ये आपूर्ति किसकी, लघु फर्मों की। तो पूरी की पूरी आपूर्ति लघु फर्मों के द्वारा हो जा रही है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि प्रधान फर्मों के द्वारा OP1 कीमत पर कोई आपूर्ति नहीं होगी, अर्थात प्रधान फर्मों की आपूर्ति शून्य होगी। लेकिन जब कीमत घटकर OP2 हो गई, कीमत OP2 हो गई, तो ऐसे में आपने क्या देखा, ऐसे में आपने देखा कि जो लघु फर्में हैं उनकी आपूर्ति P2B या OQ2 हो गई, OQ2 हो गई या P2B हो गई। लेकिन मांग कितनी है, मांग पूरी है P2A के बराबर यानी OQ2 डैश के बराबर। ऐसे में कितनी मांग की आपूर्ति नहीं कर पाए ये लोग, BA के बराबर यानी Q2 डैश के बराबर। अब OP2 कीमत पर हमने इनकी मांग को देखने के लिए हमने क्या किया, OP2 कीमत पर हमने BA के बराबर एक P2A डैश लाइन बना ली। इसी तरह से हमने क्या किया, P3 कीमत को देखा। P3 कीमत में क्या होगा, हमने कहा जब P3 कीमत है तो लघु फर्मों के द्वारा की जाने वाली आपूर्ति कितनी है, P3D के बराबर है। मांग कितनी है, P3C के बराबर है।
और इसका मतलब हो गया डीसी के बराबर मांग का आपूर्ति लघु फर्में नहीं कर पा रही हैं। जब लघु फर्में इतनी आपूर्ति नहीं कर पाएंगी तो P3 कीमत पर P3C' के बराबर कौन आपूर्ति करेगा? प्रधान फर्म आपूर्ति करेगी। फिर हमने कहा अगर कीमत घटकर P4 हो जाए, OP4 पर आप देखेंगे आपूर्ति शून्य हो गई लघु फर्मों की। ऐसे में जो पूरा का पूरा मांग है बाजार का वो कौन पूरा करेगा? प्रधान फर्म करेगी। हमने कहा कि प्रधान फर्म कितनी मांग की आपूर्ति करेगी? OQ3' के बराबर, देखिए OQ4 के बराबर, है ना। P4 कीमत पर OQ4 के बराबर पूरी की पूरी मांग की आपूर्ति कौन करेगी? प्रधान फर्म करेगी। इसको हमने यहाँ पे बताया, ये P4D' के बराबर हमने इसको मान लिया। इनको मिलाते हुए A', C', D' और P1 को मिलाते हुए हमने प्रधान फर्म की बाजार मांग रेखा को खींच लिया और उसके आधार पर हमने प्रधान फर्म के MR रेखा को खींच लिया। उसके बाद हमने आपसे कहा क्योंकि प्रधान फर्म अपनी कॉस्ट को तो जानती ही है तो उनका जो MC वक्र है उन्होंने उसको खींचा। हमने कहा कि ये E' पर आपको संतुलन मिला, MR MC के बराबर है। देखिए E' पर MR = MC के, साथ ही साथ MC MR को नीचे से काट रही है। इट मीन्स MC का जो स्लोप है वो अधिक है MR के स्लोप से, है ना। मार्जिनल कॉस्ट का जो ढाल है वो मार्जिनल रेवेन्यू के ढाल से अधिक है। ऐसे में संतुलन E' पर निर्धारित हुआ, आपूर्ति OQ है, कीमत आप देखिए, कीमत OP2 के बराबर है। कीमत कितनी है? OP2 के बराबर, यानी OP2 अगर कीमत है तो प्रधान फर्म OQ मात्रा का उत्पादन करेगी और आपूर्ति करेगी। OP2 कीमत पर ही लघु फर्मों के द्वारा कितनी आपूर्ति होगी? OQ2 के बराबर। और जो Q2 जो बाजार मांग से आपको मिल रही है वो OQ के बराबर होगी और उसका उत्पादन प्रधान फर्म करेगी। मित्रों, लास्ट में हमने निष्कर्ष क्या दिया? हमने निष्कर्ष ये दिया कि प्रधान फर्म क्या कर रही है? कीमत नेतृत्व कर रही। कैसे कर रही है? क्योंकि अगर इन्होंने कीमतों को अधिक रखा लघु फर्मों ने, तो जो भी उपभोक्ता होंगे, जो भी वस्तु के उपभोक्ता होंगे इनके, वो प्रधान फर्म की ओर जाने लगेंगे। ऐसे में मजबूरी में ये क्या करती हैं? अपनी कीमतों को घटाकर OP2 कर लेती हैं। कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में आपको क्या निष्कर्ष मिला? आपको निष्कर्ष ये मिला कि अगर अल्पाधिकार बाजार के अंतर्गत कपट संधाई अल्पाधिकार है, कलुषिव ओलिगोपोली है, उसके अंतर्गत कीमत नेतृत्व मॉडल में यानी प्राइस लीडरशिप मॉडल में चाहे न्यूनतम लागत के आधार पर प्राइस लीडरशिप हो रही हो यानी लोअर कॉस्ट के आधार पर, या फिर प्रधान फर्म के आधार पर, डोमिनेंट फर्म के आधार पर, दोनों ही स्थितियों में जो भी कीमत नेतृत्वकर्ता फर्म होगी वह अपने MR को MC के बराबर करने में सफल होगी। यानी केवल और केवल कीमत नेतृत्वकर्ता फर्म ही अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकेगी, जबकि जो दूसरी फर्में होंगी उनका MR MC के बराबर नहीं होगा, उनकी सीमांत लागत के बराबर नहीं होगी। ऐसे में वो अपने लाभ को अधिकतम नहीं कर पाएंगी। बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और मित्रों, ये दोनों ही कीमत नेतृत्व मॉडल आज समाप्त हो गए, यानी प्राइस लीडरशिप के मॉडल समाप्त हो गए। अब हम कल आपको कार्टेल के बारे में बताएंगे और कार्टेल में देखेंगे कि किस तरह से अल्पाधिकार बाजार में विभिन्न फर्मों को अपनी संतुलन स्थिति प्राप्त होती है, अर्थात कीमत और मात्रा का निर्धारण होता है। ठीक है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।